जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर क्लासेस चैनल पर। तो अभी तक तो जो हमारी संधि की क्लास चली थी, आज हमारा जो नया टॉपिक आता है वो था समास। तो बात करते हैं समास की। तो समास समास का अर्थ क्या होता है और समास की डिफिनेशन क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज हम। तो बात करते हैं समास, टॉपिक हमारा है समास। तो पहले बात करते हैं कि सम का अर्थ क्या होता है और अस दो में निकलेगा। सम प्लस अस निकला। तो समास, सम का अर्थ क्या होता है? समास को दो भागों में विभाजित किया, सम प्लस अस में। अब बात करते हैं सम। तो सम का अर्थ क्या होता है? तो सम का अर्थ होता है हमारा भली प्रकार। क्या होता है इसका अर्थ? भली प्रकार। और अस का अर्थ होता है फेंकना। अस का अर्थ क्या होता है हमारा? अस का अर्थ होता है फेंकना। अस का अर्थ होता है फेंकना। तो समास, समास को दो भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? सम प्लस अस में। सम का अर्थ होता है भली प्रकार और अस का अर्थ होता है फेंकना। तो अब बात करते हैं इसकी डिफिनेशन क्या बनती है हमारी। इसकी डिफिनेशन है कि दो या दो से दो से अधिक शब्दों के योग से, दो या दो के अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, अधिक शब्दों के योग से के योग से एक नया शब्द बनता है। एक नया शब्द, तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है, या फिर एक नया शब्द बनता है या फिर बन जाता है, उसे समासिक पद कहते हैं। उसे समासिक पद कहते हैं। समासिक पद कहते हैं। तो ये फिर समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है, उसे समासिक शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं समास। तो इसी में और उन शब्दों के योग से, और उन शब्दों के योग से, उन शब्दों के योग से, उन शब्दों के योग से योग को समास कहते हैं। योग से बने शब्द को समास कहते हैं, या फिर बोले तो योग को समास कहते हैं। तो दोनों डिफिनेशन क्लियर होगी। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है, बन जाता है, उसे समासिक पद शब्द कहते हैं। और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। कैसे? ध्यान में देख लेते हैं। उदाहरण हो गया कार्य कुशल। क्या हो गया? कार्य कुशल। तो कार्य और कुशल क्या जुड़े? कार्य और कुशल। तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक नया शब्द बन जाता है, जिसे समासिक शब्द कहते हैं। फिर उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। या फिर बोले तो कार्य में कुशल, यहाँ विभक्ति का प्रयोग हो गया। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। तो कार्य और कुशल या फिर कार्य में कुशल। अब बात करते हैं कि समास किन किन दिशाओं में होना चाहिए, या फिर किस किस दिशा में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, वो लिखवा देते हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है कि तथ्य में आएगा कि कब कब किन दिशाओं में, कब किन दिशाओं में समास हो सकता है। समास हो सकता है।
तो अगला पॉइंट क्या आएगा, मतलब कब किन दिशाओं में समास हो सकता है वो भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आता है कि पहला पॉइंट आता है कि समास में क्या होगा, समास में कम से कम, समास में कम से कम दो शब्दों या पदों का योग होता है। कम से कम दो शब्दों या पदों का योग होता है। पदों का योग होता है। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि समास में कम से कम दो शब्दों या फिर दो पदों का योग होता है। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारा आता है कि ऐसे ऐसे मेल वाले दो, ऐसे मेल वाले दो अथवा अधिक, दो अथवा अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं। अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहते हैं, समास में कम से कम दो शब्दों या पदों का योग होना चाहिए, या फिर ऐसे शब्द मिल वाले दो अथवा अधिक पद मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहते हैं कि मिलने वाले पदों की, मिलने वाले पदों को, पदों की विभक्ति, पदों के विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है, प्रत्यय का लोप हो जाता है, प्रत्यय का लोप हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताएं। तो क्या है, कब और किन दिशाओं में समास होना चाहिए। पहला तो समास में कम से कम दो पद या दो शब्द या दो पद होने चाहिए। अगला पॉइंट कहते हैं ऐसे मेल वाले दो अथवा अधिक पद मिलकर एक शब्द बनाते हैं। जैसे कार्य कुशल दो शब्द हो गए, इन दो शब्दों से एक ही शब्द तो बना कार्य कुशल। फिर मिलने वाले पदों की विभक्ति का प्रत्यय का लोप हो जाता है। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट बताएं। अगला पॉइंट हमारा रहता है कि संस्कृत सक्षम होने पर, क्या, संस्कृत सक्षम होने पर संधि की स्थिति आने पर, संधि की स्थिति आने पर, संधि की तो संस्कृत सक्षम होने पर तथा संधि की स्थिति आने पर उसे संधि भी, उसे संधि भी कहते हैं। या फिर वो संधि में, तो क्या, संस्कृत सक्षम होने पर, संधि का विषय होने पर संधि की स्थिति आने पर उसे संधि संधि भी हो सकती है, फिर संधि भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट हमारा था कि ऐसे मेल वाले, ऐसे मेल वाले एक पद या अनेक पद
दो पद या दो से अधिक पद मिलकर एक पद बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि संस्कृत अक्षम होने पर संधि की स्थिति आने पर उससे संधि भी बन सकती है, संधि भी कहते हैं। तो कैसे? जैसे हमारा उदाहरण आता है, हमारा क्या कि गंगा जल, गंगा जल हुआ तो क्या हुआ, गंगा और जल, गंगा और जल, इसमें दो पद हो गए, ये दो पदों से मिलकर बना है। पहली डिफिनेशन तो हमारी यही गई थी ना कि समास में कम से कम दो पद या दो शब्द होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या कहता है कि यही चल रहा था कि समास का वो किन दिशाओं में होना चाहिए। तो फिर समास पहला पॉइंट था कि समास में कम से कम दो पद या दो शब्द होने चाहिए। तो गंगा जल, दो पद या दो शब्द है ना, गंगा और जल। फिर बात करते हैं इसी में अगला आता है कि गंगा का जल, गंगा का जल, ये समास में हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ विभक्ति का लोप हुआ। क्या हुआ, विभक्ति का लोप हुआ। तो उस तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मिलने वाले दो पदों में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि मिलने वाले पदों में विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो ये हुआ गंगा का जल, यहाँ विभक्ति का लोप हुआ। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अगला जैसे हमारा आता है कि तीसरा, ये भी बोले तो अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, शीत प्लस शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो इसमें क्या बोला, संस्कृत अक्षम होने पर संधि की स्थिति आने पर उसे संधि भी बन सकती है। तो कैसे बन सकती है, शीत प्लस उष्ण, इसमें क्या निकला, आ प्लस ऊ निकला। और आ प्लस ऊ से के मिलने से क्या बनता है, ओ बनता है। तो वही तो ये बना। तो हमारे चारों पॉइंट क्लियर हो गए कि कम से कम दो शब्दों के, दो शब्द या दो पदों से मिलकर समास बनता है। दो पद हो गए हमारे, गंगा जल, गंगा और जल हो गया। फिर बोलते हैं कि दो पदों के मिलने से विभक्ति प्रत्यय का लोप होता है। तो गंगा का जल, विभक्ति का भी लोप हो गया हमारी। लास्ट पॉइंट कहता है कि संस्कृत अक्षम होने पर संधि की स्थिति आने पर उसे संधि भी कहते हैं, या फिर संधि भी हो सकती है। कहते हैं लेकिन ना लिखे तो बोले संधि भी हो सकती है। तो संधि, तो अगला उदाहरण हमारा क्या दर्शाता है कि शीतुण, तो शीत प्लस उष्ण, आ प्लस ऊ से क्या होना, ओ तो बना हमारा। तो ये चौथा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारा कि संधि और समास में अंतर क्या है। संधि तो पढ़ लिया, समास पढ़ा है, दोनों का अंतर भी जान लेते हैं। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा क्या कहता है, अभी हो गया हमारा समास। समास किसे कहते हैं भी पता चल गया। समास किन दिशाओं में होना चाहिए वो भी विद एग्जांपल समझा दिया गया। अब बात करते हैं संधि और समास में अंतर क्या होता है। तो अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो तो कहता है कि संधि और समास में अंतर, संधि और समास में अंतर। तो संधि और समास में अंतर, तो संधि और समास में क्या अंतर है। पहला अंतर हमारा ये आता है कि संधि में दो, संधि में दो, संधि में दो वर्णों का योग होता है।
संधि में दो वर्णों का योग होता है, योग होता है, लेकिन पर समास में दो पदों का योग होता है, पर समास में दो पदों का योग होता है, दो पदों का योग होता है। तो दोनों बातें समझ में कि संधि में शब्द या पद नहीं कह रहे थे, संधि में दो वर्णों का योग होता है, और समास में क्या होता है, समास में दो पदों या दो शब्दों का योग होता है। तो पहला जो अंतर हो गया ना कि संधि में वर्ण बोला था, समास में पद बोला था। अगला पॉइंट हमारा आता है कि संधि में दो वर्णों संधि में दो वर्णों के मेल से संधि में दो वर्णों के मेल और विकार होने की विकार की संभावना होती है। कभी विकार की संभावना होती है। तो क्या संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना होती है। दूसरी ओर समास क्या कहता है कि दूसरी ओर समास में दो या फिर दूसरे समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना होती है, लेकिन दूसरी ओर समास में समास में पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। परंतु समास को तोड़ना समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। तो पता चल गया संधि और समास में क्या अंतर होता है कि संधि में दो वर्णों का योग होता है और समास में दो पदों का योग होता है। तो फिर तो संधि में दो वर्णों के मेल और विकार की संभावना आती है, लेकिन समास में प्रत्येक पदों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि संधि के तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, और लेकिन समास के तोड़ने को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर पता है अब बात करते हैं समास के भेद की।
अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा समास के वेद। तो संज्ञा की तरह इसमें भी है कि जैसे संज्ञा के वेदों को बताया गया था, इस तरह समाज में वैसे समाज के वेद लोग 6 बोलते हैं, हम बोलते थे समाज के वेद 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो इस तरह समाज के कितने वेद हुए? 4। समाज के वेदों को 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा, और जो कर्मधारय समास आता है, द्विगु समास आता है, वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं समास के भेद की। तो समास के भेद कितने? 4। कौन कौन से? इनको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला कौन सा है? पहला है अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। अगला क्या आता है हमारा? दूसरा था तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास। तीसरा था हमारा द्वंद्व समास। तीसरा कौन सा आता है हमारा? आता है द्वंद्व समास। और चौथे नंबर पे आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इसलिए समास के 6 भेद भी कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग समास के 4 भेद भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी बताया कि कर्म धारय देखो समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा है, तो वो भी देख लेते कैसे। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो तत्पुरुष समास को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला था व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा आता हमारा समानाधिकरण। क्या आएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो समास के भेदों को हम पहले किसमें 4 भागों में डिवाइड किया? कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर बात करें तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? व्याधिकरण और समानाधिकरण। अब बात करते हैं व्याधिकरण। तो व्याधिकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो व्याधिकरण को पहला जो हमारा था वो था कर्म तत्व, कर्म व्याधिकरण तत्पुरुष समास। फिर था करण। करण यहाँ द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट होता है, कर्म का द्वितीय विभक्ति होती है। फिर आता है हमारा संप्रदान। फिर बात करते हैं अपादान की। संबंध। कौन सा आएगा? संबंध। फिर आता है हमारा कौन सा? संबंध में आता है अधिकरण। अधिकरण। फिर आता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक। फिर एक आता है नैया समास हमारा। कौन सा था? नैया तत्पुरुष समास। नैया तत्पुरुष समास। तो पहले 4 भागों में डिवाइड किया, फिर तत्पुरुष समास को 2 भागों में डिवाइड किया, व्याधिकरण समानाधिकरण। फिर व्याधिकरण उनको कितने भागों में डिवाइड किया? तो व्याधिकरण उन्होंने 8 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अलुक और नैया समास। अब बात करते हैं समानाधिकरण। तो समानाधिकरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो समानाधिकरण का पहला आता है हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष। फिर आता है हमारा द्विगु। कौन सा है? द्विगु समास। तो अब समझ में आ गया कि हमने 4 भेद क्यों बताए थे समास के, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु समास को रखा गया। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करें हम अव्ययभाव समास की।
तो अब बात करते हैं समास के भेद में। जो पहला भेद आता है वो आता है अव्ययीभाव समास का। कौन आता है हमारा? अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या था हमारा? अव्ययीभाव समास। अब बात करते हैं अव्ययीभाव समास। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेगा? आ का अर्थ होता है, ये फिर नहीं भी होता है, और और व्यय, यहाँ तो क्या दिया था? व्यय। तो व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च होना। व्यय का अर्थ क्या होता है? व्यय का अर्थ होता है खर्च। फिर बात करते हैं भाव, खर्च होना है, फिर खर्च। फिर आता है भाव। भाव का अर्थ क्या होता है हमारा? भाव का अर्थ होता है होना या फिर पाया जाना। होना या फिर बोले तो पाया जाना। समास को हमने पहले बताया था कि सम का अर्थ भली प्रकार और अस का अर्थ होता है देखना। तो आ का अर्थ, व्यय का अर्थ होता है हमारा, व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च होना। फिर बात करते हैं भाव की, तो भाव का अर्थ होता है होना या फिर पाया करना। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या बनता है? कि पहला पॉइंट बनता है कि किससे किससे मिलकर बनता है। तो पहला होना चाहिए उपसर्ग होता है इसमें, फिर उपसर्ग हो प्लस या फिर निपात। पहला शब्द उपसर्ग होना चाहिए, निपात हो, या फिर क्या अव्यय होना चाहिए। उपसर्ग, निपात, अव्यय बराबर क्या होता है? खर्च। तो पहला क्या? उपसर्ग होना चाहिए, निपात होना चाहिए, या फिर अव्यय होना चाहिए। तो पहला इसमें उपसर्ग में कौन कौन से? जैसे कि हमारा हो गया प्रति, प्रति, और भी उपसर्ग होते हैं। फिर आता है निपात। तो निपात में क्या होना चाहिए? जैसे होता है तथा। निपात निपात जैसा होता है वैसे ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर बोलते हैं उसे इति में होना चाहिए या फिर यथा हो, जैसे यथानुसार, यथाक्रम, इसको चेंज तो कर नहीं सकते हो। फिर अव्यय, अव्यय कैसा होना चाहिए? अव्यय जैसे अव्यय भी, अव्यय को भी चेंज नहीं किया जा सकता है। अब बोले भाई धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे को परिवर्तित कर सकते हैं, करिए। बोला भाई धीरे धीरे चलता है, क्या बोलेंगे भाई? अगर किस तरह है, वह धीरे धीरे चलता है, नहीं बोल सकते ना। तो अव्यय भी परिवर्तित नहीं होता है। तो कैसा होना चाहिए? धीरे धीरे हो, या फिर कैसा होना चाहिए? तेज हो, या फिर जल्दी। तो उपसर्ग प्लस निपात प्लस अव्यय बराबर खर्च होता है। तो उपसर्ग में प्रति होना चाहिए, निपात में तथा, इति तथा, या फिर अव्यय कैसे होना चाहिए? धीरे धीरे, तेज, जल्दी होना चाहिए। इसकी पहली डिफिनेशन क्या बनती है कि इस समास में इस समास में पहला पद उपसर्ग, प्रत्यय, या फिर अव्यय, या फिर क्या अव्यय हो, और दूसरा पद, दूसरा पद क्या? दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद कैसा? दूसरा पद संज्ञा होता है। तो इस समास में पहला पद उपसर्ग, प्रत्यय, या फिर अव्यय का होना चाहिए, तथा दूसरा पद कैसा होता है? संज्ञा होता है। समस्त पद में, इसी जगह समस्त पद में अव्यय के अर्थ की, मतलब अव्यय प्रत्यय उपसर्ग, अव्यय के अर्थ की, अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। अर्थ की ही प्रधानता रहती है। अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है। पूरा, कल पूरा शब्द, पूरा शब्द क्रिया विशेषण, पूरा शब्द क्रिया विशेषण में होता है। कैसे होता है? पूरा शब्द क्रिया विशेषण में होता है। तो क्या इस समास में पहला शब्द है, पद है, जो उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय को हो, और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है, और पूरा शब्द किसमें होता है? क्रिया विशेषण में होता है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जहां अव्यय शब्द
जहां अव्यय शब्द, जहां अव्यय शब्द की आवृत्ति आवृत्ति, जहां अव्यय शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ हो। कैसे हो? योजक चिन्ह के साथ हो। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि जहां अव्यय शब्द की आवृत्ति किसके योजक चिन्ह के साथ हो वहां हमारा क्या होता है? अव्ययवान समास होता है। अगला आता है कि जो शब्द स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग न, वह पुल्लिंग न हो परंतु नपुंसक लिंग का हो, परंतु नपुंसक लिंग का हो, नपुंसक लिंग का हो। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि जहां शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ना हो, का कैसा हो? नपुंसक लिंग का होना चाहिए। अगला आता है जहां शब्द की पुनरावृत्ति, जहां शब्द की पुनरावृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो, बिना योजक चिन्ह के हो, जहां शब्द की पुनरावृत्ति बिना योजक चिन्ह के हो, तो अव्ययभाव समास हमारा क्या कहता है? अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि आ व्यय क्या होता है? खर्च होना। भाव में होता है होना या फिर पाया जाना। बात करते हैं किससे? तो पहला पॉइंट हमारा बनता है कि उपसर्ग प्लस निपात, तो अव्यय बराबर खर्च। उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? निपात। जैसे हमारा होता है इति सिद्धम, फिर होता है जैसे यथाक्रम, यथाशक्ति। अव्यय कैसे होना चाहिए? धीरे धीरे, तेज, जल्दी होना चाहिए। बराबर क्या था? खर्च। तो पहले इस समास में पहला पद उपसर्ग प्रत्यय अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद किसका होता है? उपसर्ग प्रत्यय और अव्यय होना चाहिए, दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें अव्यय पद की ही प्रधानता होती है, मतलब कि पहले पद की ही प्रधानता होती है और पूरा शब्द क्रिया विशेषण में होता है। अगला पॉइंट कहता है कि जहां अव्यय शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ हो, मतलब कि जहां अव्यय शब्दों का वहां योजक चिन्ह जरूर होगा। फिर जो शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग ना होकर के नपुंसक लिंग का होना चाहिए, जहां शब्द की पुनरावृत्ति बिना योजक चिन्ह के साथ होती। अब इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स बताएं। अब बात करते हैं अव्ययभाव उदाहरण की। तो उदाहरण में जैसे पहला हमारा शब्द क्या आता है? जैसे मान लिया प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है हमारा? पहला शब्द हमारा क्या था? प्रतिदिन। तो उसका क्या हुआ? जैसे दिन दिन, प्रतिदिन का क्या हुआ? दिन दिन हुआ। इसी तरह आज जन्म, अगर आज जन्म को बोले तो आज जन्म क्या होता है? जन्म भर, जन्म भर। आज जन्म का क्या होता है? जन्म भर होता है। अब इसी को जैसे हमने अभी बोला था कि पहला शब्द कैसे उपसर्ग प्रत्यय और निपात का होना चाहिए, वो भी देख लो। तो उस टाइप में एग्जांपल अब बोले हमने जैसे आज जन्म लिखा, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आ प्लस जन्म में टूटा तो बना क्या हमारा? आज जन्म। ये क्या है? ये अव्ययभाव समास तो हुआ हमारा। आ हमारा क्या हो गया? आ हमारा उपसर्ग हो गया, उपसर्ग। और जन्म क्या हो गई? जन्म हमारा सब ये संज्ञा से हो गया। दूसरा सब संज्ञा में होते तो जन्म हमारा संज्ञा ही तो है। फिर अगला बात करते हैं, जैसे हो गया हमारा संविधान ले लिया,
तो संविधान को सम प्लस विधान में तोड़ा तो क्या बना हमारा संविधान। संविधान तो सम कैसा है, सम हमारा उपसर्ग है, सम कैसा, सम हमारा शब्द उपसर्ग हुआ, विधान हमारा शब्द हो गया। इसी तरह बात करते हैं हम निपात की। निपात ये किससे हो गई, ये हमारे उपसर्ग से बन गए, किससे बन गए, उपसर्ग से बन गए। अब बात करें निपात की, तो निपात में जैसे हो गया हमारा, निपात से कैसे था, तो निपात में क्या हो गया, जैसे हो गया ये था प्लस शक्ति, तो अव्यय व समास का उदाहरण क्या बना, यथाशक्ति बना। यथाशक्ति, यथाशब्द हमारा कैसा, ये हमारा निपात का शब्द होगा, फिर शक्ति हमारा शब्द हो गया। इस तरह का इति सिद्धम, इति हमारा कैसा हो, इति हमारा निपात हुआ, सिद्धम हमारा शब्द हो गया। अब बात करें कुछ अव्यय की, जैसे बोले तो धीरे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे का क्या हुआ, धीरे हमारा क्या हुआ निपात, धीरे हमारा क्या हुआ निपात या फिर अव्यय, नहीं तो धीरे धीरे अव्यय हुआ हमारा। अब बोले अब तक, अब तक तो क्या बनेगा, अब तक बने, अब तक, अब तक तो क्या बना, अब तक बना, तो अब शब्द हमारा क्या होगा, अव्यय हो गया। तो इसी तरह जैसे कुछ एग्जांपल होते हैं, आप देख लेते, ये भी देख लेते हैं, ये तो हमारे क्या अव्यय निपात उपसर्ग से। अब बात करें कि अव्ययभाव से द्वंद्व समास भी कैसे बन सकते हैं, तो अव्ययभाव, अव्ययभाव से द्वंद्व समास कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। अब हो गया दिनों दिन, अव्यय समास में उदाहरण के लिए दिनों दिन, तो इसका द्वंद्व समास क्या बनेगा, दिन और दिन, पहले दिन दिन योजक चिन्ह के साथ लगेगा क्या, दिन दिन। फिर अगला आता है रातों रात, रातों रात तो द्वंद्व समास क्या बना, रात रात। अगला आया हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो योजक सॉरी द्वंद्व समास क्या बना, हाथ हाथ। तो ये हो गया हमारे अव्ययभाव समास के उदाहरण, जो कि उपसर्ग से अव्यय से और निपात से बन गए, और अव्ययभाव को द्वंद्व समास में कैसे परिवर्तित करना ये भी बदल गया है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही जो समास का है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अगला है समास का दूसरा वेद आता है हमारा तत्पुरुष समास, उसके अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास को भी पढ़ा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।